हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 15 और ये आपकी लास्ट डे क्लास है 15 डेज क्रैश कोर्स की। तो अभी तक हमने 14 डेज कंप्लीट कर लिए हैं और हम हैं यूनिट 10 पे। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो पॉलिटी है। इस यूनिट के बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो हमने ऑलरेडी डे 14 में कंप्लीट कर लिए थे। तो पॉलिटी से मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी में मोस्टली ऐसा होता है कि वन क्वेश्चन जो आपका होता है वो आपका पॉलिटी से आ सकता है। तो यहाँ पे वन क्वेश्चन आने की संभावना होती है, बट इस वजह से क्या होता है कि इस पॉसिबिलिटी से कि सिर्फ वन क्वेश्चन आएगा, तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 80% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस सेक्शन को कवर नहीं करते हैं। तो अगर देखिए आपका एम JRF है तो उसके लिए आपको ये सेक्शन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन अगर आपका कंप्लीट होगा, ये सेक्शन अगर आपको अच्छे से पता होगा तो उससे आपका हमेशा एक अपर हैंड रहेगा। तो अगर आपका फोकस JRF है तो इस सेक्शन को ज़रूर आप पढ़िए अच्छे से और इसको प्रिपेयर कीजिए। अगर आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, JRF अभी आप फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इस सेक्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली ये सेक्शन थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं और आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये आपके ऊपर लक पे भी बेस्ड होता है कि हो सकता है आपने ये चीज़ें पढ़ी हों बट एग्ज़ाम में आपको याद ना आए, या हो सकता है कि जो हमारा पॉलिटी सेक्शन है वो इतना वास्ट है कि उसमें से कहीं से भी किसी भी सेक्शन से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए, ज़्यादातर आपको करना क्या है, इस सेक्शन में ज़्यादातर वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पॉलिटिक्स प्लस आपका जो एजुकेशन है, इन दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए जो आपके करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। करंट में कौन से एक्ट्स वगैरह पास हुए हैं एजुकेशन फील्ड में, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ कराई हैं, अगर आपने वो देखा हुआ है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। देखिए, ये जो वीडियो है आपकी पॉलिटी की, ये पॉलिटी अगेन बहुत वास्ट टॉपिक है। जो तो मेन जो पॉइंट्स हैं, या फिर आप कह लीजिए जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता ही होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, वो मैं रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा दो तरीके होते हैं पॉलिटी को पढ़ने की। पहली तो बात ये है कि आपको हर चीज़ याद करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, और दूसरा जो तरीका है आपका, लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बावजूद अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपका ये पॉलिटिक्स का जो पार्ट है या पॉलिटी जो है ये आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब पॉलिटी में आपका पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये है कोर्स में या नहीं है, तो ऑफकोर्स ये आपके कोर्स में है और 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बट इस बार हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 क्वेश्चन आपका पॉलिटी का आएगा। तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे MCQs वीडियोस करवाए हैं। MCQ पॉलिटी करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लस न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ में मैंने कुछ क्वेश्चंस इसके कराए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट्स हैं इसके, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। तो 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 101 अमेंडमेंट्स हैं अभी तक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओल्डेस्ट है, तो ये आपका USA का कॉन्स्टिट्यूशन ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये आपका सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने अक्सर देखा है कि क्वेश्चन जब इस तरीके का आता है कि किस डे पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था या संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस डे को याद रखिएगा। इसके बाद जो रिपब्लिक डे है हमारा वो जनवरी 1950 26 को था, मतलब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आया था और उसके लिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो संविधान दिवस और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपको इजीली पता होना चाहिए, आपको डेट वगैरह का मेंशन होना चाहिए और प्लस ईयर्स भी आपको याद करने हैं। तो संविधान दिवस जो होता है वो हम हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं।
तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको किसने डिज़ाइन किया था, उनका नाम था पिंगली वेंकैया। उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था और इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 में। तो अगेन यहाँ पे ये जो डे है और नेम है ये आपको याद रखना है। दो प्रोमिनेंट फीमेल लीडर्स थी जिन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, प्ले किया था ड्राफ्ट करने में कॉन्स्टिट्यूशन की, और उनका नाम था दक्षयायनी वेलयुधन एंड विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये दोनों लोग का नेम आपको याद रखना है। प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडिया भी बोला गया था और इसको बोला था ठाकुरदास भार्गव ने कि प्रियम्बल हमारा सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि प्रियम्बल सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया विच लास्टेड टिल 1947। तो कौन सा ऐसा एक्ट था जो लास्ट एक्ट था, लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, तो वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो हुए थे ईयर 1952 में। ये कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म होने में, तो उसमें 2 years 11 month एंड 18 days लगे थे। और जब से ये प्लानिंग कमेटी प्लानिंग ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी बैठी थी, उससे लेकर कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल होने में ये पूरा टाइम आपका लगा था। The directive principle of state policy mentioned in Indian constitution are important principle government has to keep in mind while फॉर्मुलेटिंग ए न्यू पॉलिसी। जब भी गवर्नमेंट कोई न्यू पॉलिसी बनाती है तो कौन से प्रिंसिपल्स उसको माइंड में रखने होते हैं, वो प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज बाय कैमरल लेजिस्लेचर विद 2 legislatures, राज्यसभा एंड लोकसभा। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो बाय कैमरल है, यहाँ पे 2 लेजिस्लेचर चलती हैं, एक राज्यसभा है एंड एक लोकसभा है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन अ हीलियम फिल्ड केस ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो मेन मतलब आप कह सकते हो जो ओरिजिनल कॉपी है, जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉपी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो हैंड रिटन है और उसको हीलियम फिल्ड केस में प्रिजर्व करके रखा गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अब हम बात करेंगे, प्रेसिडेंट को कौन कौन से राइट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से उनको रिमूव किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ आप उनकी मतलब एक्सपायरी से पहले अगर आप उनको रिमूव करना है तो उसके लिए आपको इम्पीचमेंट का एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और वो इम्पीचमेंट होती है इसलिए कि प्रेसिडेंट ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरीके से वॉयलेट किया है तो उनको इम्पीच करके हटाया जाता है। ये एक प्रोसेस दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट को हटाने की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 545 है, या आप कह सकते हैं कि 543 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 2 उनमें से नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बाय द प्रेसिडेंट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मेजर फीचर्स की अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमने अदर कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, या मतलब कि हम और कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से फीचर्स को लिए हैं और उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमें फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिया है एंड प्रियम्बल लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया है, बायकैमरल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने प्रोविजंस रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स ड्यूरिंग इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट लिया है, मतलब इमरजेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से हमने सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लिया है एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया है एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लिया है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जितने भी मैंने आपको फीचर्स बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें साउथ अफ्रीका, यूएस एंड जर्मनी, ये तो आपका, और ब्रिटेन, ये 4 चीज़ें अक्सर आपके क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। जैसे सिटीजनशिप के लिए पूछा जाता है, प्रियम्बल के लिए पूछा जाता है, इमरजेंसी के लिए पूछा जाता है एंड इसके अलावा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार मतलब कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हो और ये एक्सपेक्टेड भी होते हैं कि आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं।
मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा की हम बात करेंगे तो जो पहली राज्यसभा की एमपी थी जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया वो इंदिरा गांधी थी। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इट इज ऑपरेशन द टर्म ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बाय द टाइम फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग फॉर 1 ईयर। अगर देश में इमरजेंसी लग जाती है तो उस केस में लोकसभा की जो प्रीसीडिंग होगी, ऑपरेशंस होंगे, उनको हम 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। मिनिमम एज जो होती है लोकसभा के मेंबर बनने की वो 25 ईयर्स होती है। राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स, राज्यसभा में 250 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। और करंट की जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो 245 मेंबर्स है, जिसमें से 233 इलेक्टेड होते हैं स्टेट से एंड यूनियन टेरिटरीज से, एंड 12 जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी हैं? तो इसमें राइट टू फ्रीडम आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए, इन सारे फंडामेंटल राइट्स को आपको याद करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडिया एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सबसे पहले तो हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो उसको चीज़ों को मानना चाहिए और उसके साथ साथ उसके आइडियल्स को एंड इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, प्लस हमें अपनी नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो भी हमारा जो फ्रीडम पाने में जो पूरे देश ने नेशनल स्ट्रगल किया था उसके आइडिया को हमें हमेशा चेरिश करना चाहिए और उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें हमेशा इंडिया के सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। To defend the country and render national services when called upon to do so। जब भी हमारे देश पे किसी भी तरीके की मुसीबत आए तो हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए और नेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए जब भी ऐसी आवश्यकता पड़े, ओके, जब भी ऐसी ज़रूरत पड़े। To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and religion or sectional diversities, to renounce practices derogatory of the dignity of women। तो इन्होंने ये भी बोला है, मतलब ये भी फंडामेंटल हमारी ड्यूटी है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा रखें, कॉमन ब्रदरहुड को की जो स्पिरिट है उसको हमेशा ही मतलब माने। इसके साथ साथ रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल या फिर सेक्शनल डाइवर्सिटी होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ रहें, प्लस हमारी मतलब हमें किसी भी तरीके से वुमेन की डिग्निटी को डेरोगेट नहीं करना है, मतलब उसको किसी तरीके से भी हार्म नहीं करना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमें अपने देश की रिच जो हेरिटेज है और कंपोजिट कल्चर है उसको वैल्यू करना है एंड उसको प्रिजर्व करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो इसके साथ साथ हमें अपने देश की जितनी भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है एंड इम्प्रूव करना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसके साथ साथ हमें साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, ह्यूमैनिज्म को डेवलप करना है एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स को डेवलप करना है, मतलब हमें इनोवेटिव बनना है एंड हमें साइंटिफिक थिंकिंग भी रखनी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। हमें जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सेफगार्ड करना है और उसके साथ साथ वायलेंस से दूर रहना है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टिट्यूंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट। हमें हर फील्ड में इंडिविजुअल रूप में या फिर कलेक्टिवली रूप में अपना एक्सीलेंस देना है, अपना बेस्ट देना है, प्लस हमें नेशन को अपने हमेशा आगे ऊंचाइयों पे बढ़ाना है। Who is parent or guardian to provide opportunity for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 to 14 years। जो भी पेरेंट हैं या गार्डियन हैं उनको अपने बच्चों को अपने मतलब जो भी उनके वार्ड हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए एजुकेशन की 6 से 14 ईयर्स तक की ऑल एटलीस्ट। वी द पीपल ऑफ इंडिया hereby adopt that to make India a safer place to live we had to be clean and make our surrounding clean and not to hurt anybody
फिजिकली एंड मेंटली। हमें अपने इंडिया को एक सेफ प्लेस बनानी है, हमें खुद भी क्लीन रहना है और अपनी सराउंडिंग को भी स्वच्छ रखना है, और हमें किसी को भी फिजिकली एंड मेंटली हार्म नहीं करना है। तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, फंडामेंटल राइट्स थी एंड इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स थे आपके, जो कि आपको पॉलिटी के एटलीस्ट पता होने चाहिए। अगर आपने अभी तक पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये जो वीडियो है इसको आप देख लीजिए, जो पॉइंट्स हैं जितने मैंने आपको बताए हैं एटलीस्ट इतना पढ़ लीजिए। तो फिर उसके बाद आपके लेग पे डिपेंड करेगा कि इसमें से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अब हम बात करेंगे 10 क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन द चार्जेस ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको जल्दी से आंसर देना है। राइट आंसर इज बी, दैट इज इम्पीचमेंट। एक बात और है, ये जितने आपके क्रैश कोर्स का जो भी नोट्स है वो मैं आज अपलोड कर दूंगी। तो अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं परचेज किए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, तो ये नोट्स आप इजीली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइम ऑफ गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट मोर देन। राइट आंसर इज 180 days। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज, तो अगर आपको आंसर देना है तो वीडियो पॉज करके उसके बाद आंसर दे सकते हैं। सी, दैट इज enjoys only nominal power। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, there is a prescribed procedure for the amendment of provision of the Indian Constitution. This feature has been borrowed from the Constitution of। So right answer is B, that is South Africa। Amendment का जो procedure है वो हमने South Africa से borrow किया है। What was the total number of member in the drafting committee of Constitution? जो Constitution की drafting committee थी उसकी total number of members कितने थे? So right answer will be C, that is 7। Next question is, which Indian artist decorated the handwritten copy of the Constitution? जो handwritten copy है Constitution की, उसको किस Indian artist ने decorate किया था? So right answer is D, that is Nandlal Bose। Next question is, which article is described as the heart and soul of Constitution? So right answer is B, that is Article 32, provides the right of constitutional remedy, which means that a person has right to move to Supreme Court and High Court also for getting his fundamental rights protected। तो ये आपकी important question है। उसके अलावा who is head of judiciary in the state, the 8th question। So right answer is High Court, that is C। अब यहाँ पे judiciary in the state पूछा है। अब अगर यही आपकी जुडिशरी इन द नेशन होता तो आपका होता सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कैन मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी अंडर। तो इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? सो राइट आंसर इज डी, दैट इज आर्टिकल 352। तो जो पॉलिटी के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें आपके आर्टिकल्स भी मैंने कवर किया है, और आर्टिकल्स से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर किए हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो राइट आंसर इज डी, दैट इज इंडियंस। इंडियंस नहीं लिखा हुआ है, लिखा है वहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे आज के। तो आई होप कि 15 डेज क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, एंड आपको सारे जितने टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो गए होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपने लर्न कर लिए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और उसके लिए मैं नया शेड्यूल दूंगी आपको, जो कि आपको फॉलो करना होगा। मतलब वो हमारा जो लाइव क्लास होंगी उसके न्यू शेड्यूल्स होंगी, वो मैं आपको ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पे दे दूंगी। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।